जुलाई 2020 में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज रिलीज हुई थी, रियलिटी सीरीज। इसको लेकर इंटरनेट पर खूब हंगामा कटा। इंटरनेट की जनता ने कहा कूड़ा है, क्रिटिक्स भी इसको लेकर असहज रहे। बाद में यही कूड़ा जाने माने एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ। ये कहानी इंडियन मैच मेकिंग की थी। खबर यह है कि इसका दूसरा सीजन आने वाला है। इसकी औपचारिक घोषणा हो गई है। कोई और खुश हो या ना हो, मीम बनाने वाले बड़े खुश हैं। जिस तरह आजकल देख रहा है विनोद, ये वाले मीम टेम्पलेट को हर जगह घसीटा जा रहा है, उसी तरह 2 साल पहले सीमा आंटी के स्टार्स आर नॉट अलाइन को इस्तेमाल किया गया था। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। खबर यह है कि इंडियन मैच मेकिंग के दूसरे सीजन का शूट पूरा हो चुका है। इसे नेटफ्लिक्स पर 10 अगस्त से देखा जा सकेगा। जब 2020 में इसका पहला सीजन आया था तब खूब बवाल कटा था। जिन्होंने पहला सीजन नहीं देखा वो पूछ सकते हैं क्यों, ऐसा क्या था उसमें। उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। सीमा तपारिया नाम की एक मैच मेकर है। वो भारत और अमेरिका में लोगों के लिए रिश्ते ढूंढने का काम करते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो वो रिश्ते वाली आंटी है। फर्क बस ये है कि हमारे यहाँ रिश्तेदार भलमनसाहत में या चैरिटी की तरह ये काम करते हैं, जबकि सीमा आंटी इस काम के लिए खूब सारे पैसे लेती हैं। सीरीज की सोशल मीडिया पर काफ़ी खिंचाई हुई थी। लोगों ने इसे मिसोजिनिस्ट कहा था, यानी महिला विरोधी। ये भी कहा था कि इसमें जो चीज़ें दिखाई गई वो बेहद पिछड़ी हुई सोच की है। इंडियन मैच मेकिंग के नाम पर भारत की जनसंख्या के एक बेहद छोटे से हिस्से को फोकस किया गया था। इसमें और भी ढेर सारी दिक्कतें थी, फिर भी वो एमी के लिए नॉमिनेट हुई। अब इसका दूसरा सीजन भी आ रहा है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्यों इंडियन मैच मेकिंग एक कूड़ा शो है, क्यों एमी के लिए इसका नॉमिनेट होना प्रॉब्लमेटिक था और क्या ऐसा बच गया था कि इसका दूसरा सीजन लाने की जरूरत पड़ी। सीरीज की पहली आलोचना इस बात को लेकर थी कि ये भारत के लोगों के लिए बनाई ही नहीं गई थी। ये उन श्वेत अमेरिकी लोगों के लिए बनाई गई थी जो ये जानना चाहते हैं कि इन ब्राउन कम्युनिटीज में क्या चल रहा है, कैसे होता है सब। अरेंज मैरिज किस चिड़िया का नाम है, भारत में अरेंज मैरिज के नाम पर आखिर चलता क्या है। इस सीरीज को प्रोड्यूस किया इलाई हॉल्समैन, स्मृति मंदूरा और एरॉन सैंडमैन ने। इसमें से स्मृति इंडियन अमेरिकन है, बाकी दोनों अमेरिकी हैं। पहले सीजन में 8 एपिसोड्स हैं जो अलग अलग भारतीय और इंडियन अमेरिकन लोगों के जीवन को दिखाते हैं जो अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। ये सीरीज भारत और अमेरिका में शूट हुई। इसकी नैरेटर है सीमा तपारिया, जो अपने क्लाइंट्स के लिए अमेरिका भी जाती हैं, तो उनकी जर्नी भी दिखाई गई है। बेसिकली ये एक रियलिटी सीरीज है, मतलब इसमें दिखाए गए कैरेक्टर असली हैं, सीमा आंटी असली है, मतलब वाकई में उनका पेशा है मैच मेकिंग। लोगों ने जो बातें कही वो भी रियल कॉन्वर्सेशन है, मतलब बातें और डायलॉग स्क्रिप्टेड नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने बाद में आरोप लगाए कि उनके बयान को एडिट किया गया और गलत कॉन्टेक्स्ट के साथ यूज किया गया। पूरे शो में अपर क्लास, अमीर और प्रिविलेज लोग सीमा आंटी के क्लाइंट्स हैं जो अपने लिए पार्टनर्स की खोज में हैं। वो अपनी डिमांड सीमा आंटी के सामने रखते हैं, डिमांड अपनी पार्टनर्स से एक्सपेक्टेशंस की। इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक भी कही जाती हैं, मसलन लड़कों का गोरी, लंबी, एक तय फिगर और एक तय हाइट की लड़की की डिमांड करना, लड़की का अमीर, कमाऊं, अपनी माँ बाप और रिश्तेदारों से दूर रहने वाले लड़के की डिमांड करना। इसमें जाति, धर्म, रंग, क्लास, ये सब फैक्टर्स के प्रति झुकाव भी दिखाया गया है, जो एक्चुअल में इंडिया की रियलिटी भी है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि दर्शक इस सीरीज को सीमा आंटी के थ्रू देख रहे हैं। सीमा आंटी कहीं भी प्रॉब्लमेटिक बातों को कॉल आउट करती नहीं दिखती। वो कहती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की डिमांड पूरी करने के लिए बैठी है। कोई कह सकता है कि उनका काम नुक्स निकालना नहीं है, वो मैच मेकिंग कराने बैठी हैं, क्लाइंट्स को ज्ञान देने नहीं। बात ठीक भी है, क्लाइंट्स को ना बोले, लेकिन शो के बीच जहां मोनोलॉग आते हैं वहां भी इसको पॉइंट आउट नहीं किया गया। आपके और मेरे जैसे आम भारतीयों को तो प्रॉब्लमेटिक पार्ट समझ आता है, लेकिन ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज है। इसे पूरी दुनिया के दर्शकों के लिए बनाया गया था। ये कनाडा में भी ट्रेंड हुई थी। भारत से बाहर के जो लोग पहली बार भारत में अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिहाज से सीरीज देखेंगे, उन्हें यही लगेगा कि पूरा भारत ऐसा ही है, भारत में शादी ऐसे ही होती है। लेकिन यही इकलौता सच नहीं है। असलियत इससे काफ़ी अलग है, जटिल है। सीमा आंटी बार बार लड़कियों से एडजस्ट करने की सलाह देती हैं, उनसे एडजस्ट करने को कहती हैं। यहाँ एडजस्ट का तात्पर्य कॉम्प्रोमाइज से होता है। ये बात वो लड़कों से कहती नहीं दिखती, उनकी हर डिमांड को अपनी सर आंखों पर बिठा कर रखती हैं। इस सीरीज के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम परसेप्शन की भी है। जातिवाद, नस्ल भेद, रंग भेद, बॉडी शेमिंग जैसे इश्यूज को
सीमा आंटी के एक्सेप्टेंस के नाम पर एंडोर्स किया जाता है। विदेश में रहने वालों का भारतीयता मतलब इंडियननेस के प्रति झुकाव दिखाने के लिए सिर्फ उनकी प्रॉब्लमेटिक चॉइसेस को ही हाईलाइट किया गया है। भारत सांस्कृतिक तौर पर बहुत विविध है। यहाँ कश्मीर के हिंदू और कन्याकुमारी के हिंदू में ही बहुत फर्क है। यहाँ मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई जैसे कितने ही धर्म हैं। लेकिन पहले सीजन में इंडियन के नाम पर सिर्फ अपर क्लास प्रिविलेज हिंदुओं को ही फोकस में रखा गया। इस सीरीज की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये महसूस होती है कि विदेशों में बसे भारतीयों को भी एक खास नज़र से दिखाया गया है। सीरीज के 2 प्रोड्यूसर्स अमेरिकन हैं। उनकी नज़र से कई चीज़ें ऐसी दिखती है सीरीज में जो बेहद वियर्ड हैं, जैसे भारतीय डायस्पोरा जो लोग विदेश में रहते हैं, उनके दिखाए हुए एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए स्टीरियोटाइप्स को फॉलो करते हैं। सीरीज मुख्य तौर पर मुंबई और दिल्ली पर फोकस्ड है। जब भी भारत के सीन आते हैं तो सीरीज में सितार बजाना शुरू हो जाता है। शॉट्स ऐसे लिए गए हैं जो स्लमडॉग मिलियनेयर की याद दिलाते हैं। कई सीन्स में एक समाज के तौर पर भारतीय लोगों को एक्सोटाइज करने की कोशिश की गई है। कई सीन्स में समाज के तौर पर भारतीय लोगों को एक्सोटाइज करने की कोशिश दिखाई पड़ती है। एक्सोटाइज मतलब किसी विदेशी वस्तु, व्यक्ति, परंपरा को एक अटेंशन की चीज़ की तरह इस्तेमाल करना। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बारे में बनी हुई इमेज को बनाते हुए शॉट्स जब रिश्ता ढूंढने वाले लोगों तक पहुंचते हैं तो ये गरीबी गायब हो जाती है, क्योंकि सीमा तपारिया की फीस भरने की कुव्वत किसी आम मध्यम वर्गीय परिवार की नहीं हो सकती। इनके क्लाइंट्स बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़ों का व्यापार करने वाले, महंगी गाड़ियों में चलने वाले। लेकिन इन गाड़ियों से बाहर की दुनिया दिखाना इस सीरीज का हिस्सा नहीं। उनके शॉट्स सिर्फ इसलिए मौजूद है ताकि देखने वालों को याद दिलाया जा सके कि वो भारत में है। यही नहीं, चेहरा पड़ने वालों के पास जाना, कुंडली मिलवाना, ये सब एलिमेंट भी ऐसे लगते हैं जो वाइट ऑडियंस का कौतूहल जगाने के लिए रखे गए। आखिर में ये चेहरा पड़ना और कुंडली मिलाने वालों की कही गई बात भी किसी काम में नहीं आती। उनके दावे सारे झूठे साबित होते हैं। इंडियन मैचमेकिंग को एमी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग अनस्ट्रक्चर्ड रियलिटी प्रोग्राम की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। इसकी काफ़ी आलोचना हुई थी। आलोचना इस बात को लेकर कि भारत की पहचान को उसकी खामियों में समेटकर रख दिया गया। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित पश्चिमी सोच को पुष्ट करता है जो कहता है कि पश्चिम आधुनिकता की बुलेट ट्रेन पर सवार है, जबकि बाकी दुनिया अभी भी आदिकाल में जी रही है। यहाँ पर मार्क ट्वेन की एक पंक्ति याद आती है, एवरी जनरलाइजेशन इज नॉट ट्रू, दिस टू। कहने का मतलब यह है कि कुछ कैरेक्टर्स पूरे भारत का चाल चरित्र नहीं तय कर सकते। इंडियन मैचमेकिंग के पहले सीजन पर कई सवाल खड़े हुए थे। मसलन, इस तरह का शो बनाने की जरूरत क्या थी? क्या इसने भारतीयों को रिप्रेजेंट करने में भारी गलती कर दी? सबसे ज्यादा सवाल और उत्सुकता इस बात को लेकर थी कि क्या इस शो का दूसरा सीजन आएगा या आना भी चाहिए। इसमें ताज़ा अपडेट यह है कि दूसरा सीजन तो आ रहा है, इसलिए अब सवाल का मजमून बदल गया है। अब सवाल इस बात पर केंद्रित हो गया है कि क्या नया सीजन पुराने वाले से कोई सबक लेगा? ये देखने वाली बात होगी। आपका क्या है इंडियन मैच मेकिंग पर? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।